एक और, क्योंकि हम लगातार मैंने देखा इस वक्त जो ट्वीट आ रहे हैं, एक चीज और कहीं ना कहीं आ रही है। जो चीज इससे साथ जुड़ी हुई थी, धर्म से जुड़ी थी, और जो बाकी चीज थी वो तो मैंने संवैधानिक और कानूनी पक्ष समझ लिया। लाहौटी साहब हमारे साथ थे। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक ये भी चल रहा है कि अगर ये मुद्दा आगे बढ़ता है, इसे कहीं ना कहीं बीजेपी आगे राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रद्रोह से जोड़ देगी। जो इसके साथ खड़ा होगा वो राष्ट्र प्रेमी है, जो इसके साथ नहीं खड़ा होगा वो राष्ट्रद्रोही है। कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए सचिन जी, ये दुष्प्रचार, ये मिथ्या लगातार जब से हमारी सरकार बनी है चलती आ रही है। कितने आरोप हम पर लगे, लेकिन कहीं पर भी कोई सत्यता। चर्चों पर हमले को लेकर कहा कि इस देश में अब अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसकी जब पोल खुली तो वो आरोप लगाने वालों के चेहरे से नकाब उतर गया। आज वो शायद शकल दिखाने के काबिल भी नहीं है। हमारा मानना यह है कि जहां हम नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, महिलाएं आगे आए, महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, जहां हमारी एक महिला विंग कमांडर आती है और एक बटालियन को लीड करती है 26 जनवरी की परेड में, तो पूरी देश की जो महिलाएं वो गर्व महसूस करती हैं। आज हमारी फाइटर पायलट हैं, हमारी बहनें बन रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये जो लड़ाई है, ये जो समान अधिकार की जो बात हो रही है, वो कहीं ना कहीं जो अभी तक कहीं ना कहीं समाज में जो कमियां हैं, और लगातार जो हमारा संविधान जिसकी हमको इजाजत दे रहा है, किसी कारणवश हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आज खुली बहस, इसी की मैंने पहले ही कहा कि खुली बहस उस पर होनी चाहिए, सबकी सहमति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा सचिन आपसे कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अलग अलग मौकों पर इस कानून, इसको समान नागरिक संहिता लागू देश में हो, 1985, 1995 और 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को कहा है। तो ये कोई किसी सचिन अरोड़ा जी का और श्रीकांत शर्मा का एजेंडा नहीं है। ये हम अपने संविधान में जो उल्लेख है उसके कहीं ना कहीं उसका अनुपालन करते हुए आगे बढ़े, उस पर चर्चा करें। जहां तक ये हमारे मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये धार्मिक कहीं ना कहीं, अरे भाई, धर्म के लिए आर्टिकल 25 में स्पष्टता है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, वहां पर कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 44 में स्पष्टता है कि निजी कानून को उससे अलग भी किया जाता है। तो आप इसको भगवान के लिए, ईश्वर के लिए आप इसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश मत करिए। और जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जो महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, 3 बार तलाक तलाक कहकर आप किसी महिला को सड़क पर छोड़ दो और उसका जीवन यापन कैसे होगा, तो चर्चा वहां पर है। जो कमियां हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। किसी के अधिकारों का हनन ये सरकार नहीं करने वाली है। और अभी तो मात्र चर्चा शुरू हुई है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता हम पर आरोप लगा रही थी, अरे भाई आप तो कानूनविद हैं, ये कोई एक दिन में चीजें नहीं होती हैं। निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं कि ड्राफ्ट भी तैयार होगा, ड्राफ्ट भी तैयार होगा, चर्चा भी खुली होगी, सबसे सहमति भी ली जाएगी, सबके सुझाव भी लिए जाएंगे। तो ये हमारी सरकार सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। तो किसी को भी इस सरकार में डरने की जरूरत नहीं है। किसी के धार्मिक जो उनकी आस्था है उन पर कोई कहीं प्रहार करने की किसी की कोई मंशा नहीं है। लेकिन इस देश में हम सब लोग एक हैं और इसीलिए सब लोगों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये देश के लिए अच्छा होगा। जी, मैं डॉक्टर याग्निक के पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं, मोनिका अरोड़ा भी इस वक्त वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर याग्निक, एक चीज आप जवाब दीजिएगा यहां पर श्रीकांत की बात का। एक चीज और चल रही है लगातार, वो ये चल रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सैद्धांतिक सहमति तो जता रही है, लेकिन विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए हो रहा है कि बहस क्यों नहीं हो रही, ड्राफ्ट क्यों नहीं आ रहा। कि बहस तो लगातार हो रही है, और राज्यसभा में तो जब आप खुद मेजोरिटी में हैं तो वहां पर किस तरीके की फिर ये शिकायत क्यों है? श्रीकांत जी ने जब बताया कि ड्राफ्ट होना चाहिए और मैंने ये कहा था, तो ये उनकी बात सही है। पर मैं आपको 3 पहलू बताती हूँ कि हम सैद्धांतिक रूप से तो है, पर साथ में, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, 4 से ज़्यादा पर्सनल लॉज प्रैक्टिस में है। आर्टिकल 25 कहता है कि एवरी पर्सन इज सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी संविधान में लिखा है। आर्टिकल 44 कहता है कि भाई स्टेट हैज द ड्यूटी टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर एक और पहलू ये है कि हमारे पास और कानून है। एक तो इंडियन सक्सेशन एक्ट है,
जिसको ऑप्शनल है, जिसको वो एक्सरसाइज करना है उसके तहत जा सकते हैं। हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट के उसका भी ऑप्शन है कि जिसको पर्सनल लॉ में नहीं जाना है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जा सकते हैं। तो इतने सारे पहलू है, और सुप्रीम कोर्ट का बोमाई केस में और जस्टिस खरे का ऑब्जर्वेशन, तो ये सब कहता है कि देयर शुड बी अ डिस्कशन, देयर शुड बी अ डिबेट। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई ओवरनाइट हो जाएगा, मैं समझती हूँ श्रीकांत जी कि ऐसा ओवरनाइट नहीं हो सकता है, लेकिन आपने पहल की है तो आप करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड करो, पर उसमें आप हिंदू कोड बिल मत रखो, क्योंकि हिंदू लॉ भी है, वो भी एक पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ भी एक पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन लॉ भी पर्सनल लॉ है, पारसी लॉ भी पर्सनल लॉ है। तो इनमें सब में सबको कैसे समन्वय करके, तो ये डिबेट जरूरी है, सारे स्टेक होल्डर्स को आपको कॉन्फिडेंस में लेकिन मैम लेके आप वही तो जानती ना, कोई भी कानून है वो संविधान के दायरे में है कि संविधान की मूल भावना से ऊपर तो जा नहीं सकता। और क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट, आप तो खुद इतनी बड़ी कानून की जानकार है, क्यों सुप्रीम कोर्ट फिर लगातार कह रहा है कि वेयर इज कॉमन सिविल कोड, वेयर इज कॉमन सिविल कोड? यहां पर संविधान तक में लिखा हुआ है कि जब एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं है? तो ऐसे में खुले तौर पर सहमति देने में गुरेज क्या, हर्ज क्या? अच्छी बात है ना कि एक अच्छा ही कानून बनेगा जब सब इकट्ठे होकर के साथ चलेंगे तो। हाँ, तो कंसेंसस होता है तो हम कहते हैं कि हाँ जरूर करिएगा, पर इसमें डिबेट या कंसेंसस होना जरूरी है। पर आप जब ये मुद्दा लेके आते हो, तब इलेक्शन के टाइम पे लेके आते हो, तो उसको और कलर मिल जाता है, तभी तो ये बातें और डिबेट उठती है। हम तो कब से कह रहे हैं, और लॉ कमीशन तो सिर्फ रिकमेंडेशन और रिपोर्ट देंगे, काम तो ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जी, यानी कि श्रीकांत जी, नेक्स्ट टाइम जब आप ये मुद्दा लेकर के आए, कम से कम चुनाव से पहले मत लेके आइएगा, उससे थोड़ा पहले ही लेकर के आइएगा। कांग्रेस से मुहूर्त दिखवा कर लाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने पहले आता तो असम का चुनाव था, सचिन जी, और अगले साल एक आएगा तो लोकसभा का चुनाव नजदीक आ जाएगा। तो इस देश में कभी भी सामाजिक सुधार के संदर्भ में कोई कानून नहीं बन पाएगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं छोटी सी बात जोड़ दूं। देखिए, पाकिस्तान में 1955 में मोहम्मद अली बोगरा वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने निजी सचिव से विवाह कर लिया। वहाँ की ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन ने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया। उसके बाद कमीशन बना, 56 में रिकमेंडेशन आया, और पाकिस्तान ने भी अपने कानून में बदलाव किया। जब पूरी दुनिया में बदलाव चल रही है और इसको जेंडर जस्टिस से देखा जा रहा है, तो कांग्रेस को कम से कम वैचारिक रूप से सहमति जतानी चाहिए थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक हैं। जब आएगा तो नेचुरली डेमोक्रेटिक डिबेट्स आएगा, सभी स्टेक होल्डर्स को रखा जाएगा। कोई एक हिंदू कोड बिल एक दिन में नहीं बना। आपको मालूम है, हिंदू कोड बिल के लिए पहली कमेटी 1940 में रिवाइव की गई थी, उससे पहले कमेटी बन चुकी थी। 40 से लगातार करते करते 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल बना। और अंतिम बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, आचार्य कृपलानी एक समाजवादी नेता थे। लोकसभा में हिंदू कोड बिल के बहस के दौरान उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उस समय उन्होंने कहा था कि देखिए, महासभा वालों को आप सांप्रदायिक कहते हैं, भारत की सरकार भी सांप्रदायिक है। आप हिंदुओं के लिए कानून बना रहे हैं, मुसलमान और कैथोलिक को बाहर रख रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया, मुस्लिम समाज कानून के लिए तैयार है, सरकार में साहस चाहिए। उन्होंने एक शब्द कहा, सरकार में साहस चाहिए। आज मुझे लगता है कितने सालों के बाद यदि सरकार प्रयास कर रही है तो कृपलानी के वे शब्द साकार हो रहे हैं, साहस चाहिए। जो हिंदू कोड बिल को कहा गया था पहला कदम, जी, इसमें मुझे और लगता है जो दूसरा कदम यही होगा। इसमें और जो तमाम चीजें हम चला रहे हैं उसमें एक और कानूनी चीज समझना बहुत जरूरी है। मोनिका जी हमारे साथ है। मोनिका जी, एक चीज और मैं इससे और क्लैरिटी चाहता हूं। एक तो ये कि क्या अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है, सीसीसी आ जाता है, तो क्या इससे कोई वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की जो जमीनें हैं उस पर भी, उसकी मैनेजमेंट पर भी कोई फर्क पड़ेगा? मैं 2 बातें बताऊंगी सचिन जी। पहला, जैसे राकेश जी कह रहे थे कि 1956 में जब हिंदू कोड बिल आया था, उससे पहले हिंदू एक से अधिक विवाह कर सकते थे। विडो रीमैरिज रूप से नहीं थी, जबकि लॉ आ चुका था। जो महिलाएं थी उनको पैतृक संपत्ति में बेटियों को हक नहीं था। उस समय 1956 में हिंदू कोड बिल आया तो मैरिज, सक्सेशन, माइनॉरिटी, गार्जियनशिप, एडॉप्शन, मेंटेनेंस का सबका एक कानून बना। आज हिंदू लॉ जो गवर्न होता है वो पर्सनल लॉ नहीं है, वो कानून बनाया गया है। उसके बाद एक से अधिक शादियां बंद हुई थी, विडो रीमैरिज पूर्ण रूप से स्थापित हुई थी, और 2004 तक आप देखो इवोल्यूशन हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है समय के साथ कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी हक है। अब दूसरी ओर आइए, दूसरी ओर वही बात जो हमें ध्यान है, 1984 में शाहबानो को 25 रुपए मेंटेनेंस बंधी थी, तब भी ये पूरी डिस्कशन आई थी। और शाहबानो से शायरा बानो तक पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए।
आप देखिए 125 अच्छा, करोड़ संक्षिप्त में लोग माफ कीजिए, मैं बीच में टोक रहा हूं क्योंकि मुझे एक ब्रेक भी लेना है। संक्षिप्त में एक बार फिर से अगर आप वो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी कर सके, संक्षिप्त में वक्फ बोर्ड या वक्फ मैनेजमेंट में कोई असर पड़ेगा? क्या प्रश्न है आपका? क्या वक्फ बोर्ड की जमीनें या वक्फ बोर्ड की जो मैनेजमेंट है और वक्फ बोर्ड को चलाने का जो तरीका है, कॉमन सिविल कोड अगर आ जाता है तो क्या उसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कॉमन सिविल कोड देखेगा कि मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, प्रॉपर्टी, एडॉप्शन, इनका क्या कानून होना चाहिए। वक्फ बोर्ड तो अलग एक्ट से गवर्न करता है, वो जो एक्ट में अमेंडमेंट्स होंगे उसके हिसाब से होगा। उसका पर्सनल लॉ से क्या लेना देना है वक्फ बोर्ड का? इट इज बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसलिए यहां तो हम केवल नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, ये दो इश्यूज को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं हम। अगर यहां पर इसका धार्मिक आजादी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, और वक्फ जिसकी इतनी जमीनें, इतना सब कुछ है, उस पर असर पड़ रहा है, उसके मैनेजमेंट पर असर पड़ रहा है, तो क्या पुरुषों का जो वर्चस्व है वो टूटने का खतरा ज्यादा है? इस कारण से इसका धार्मिक नाम लेकर के विरोध किया जा रहा है। देखिए, इस्लाम ने कभी जो है पुरुष वर्चस्व को जो है और पुरुष प्रधान समाज को जो है वो अहमियत नहीं दी है। उसने न्याय को जो है अहमियत और महत्व दिया है। लेकिन यह है कि आप देखें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि क्या क्या चीज़ें आती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में निकाह भी है, तलाक भी है और वक्फ भी है, और जो है गोद लेने का भी मसला है, और ये है कि आप जो फ्री में देते हैं जिसको हेबा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आप ये कहना जो ये सही नहीं है कि जो है वक्फ प्रॉपर्टी पे और जो उत्तराधिकार वगैरह का मामला जो ये सब जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में आता है, और ये सबको जो है वो कुरान ने निकाह तलाक वगैरह को ये नहीं कहा कि अलग से, उसको फरीज़तुम मिन अल्लाह कहा गया कि अल्लाह की तरफ से। इतना बड़ा डिबेट कैसे उठ गया कि ट्रिपल तलाक के ऊपर जो सारा मसला उठ रहा है उसको यूनिफॉर्म कोड से जोड़ा जा रहा है? वो यही तो है कि उसका डिबेट यही है, उसमें जो है वो सुधार होना चाहिए। 3 तलाक जो है वो कंसेप्ट नहीं इस्लामी शरीयत में, ने कुरान में, ने हदीस में कहीं नहीं, लेकिन इसको प्रभावी जो है माना गया। चूंकि निकाह जब हो जाता है, शादी करने के बाद जो है वो आदमी जो है अधिकारी हो जाता है 3 तलाक का, वो देगा तो इसको गलत माना गया है, वो अपराधी है वो जो 3 तलाक दे रहा है। वक्फ की जो संपत्ति है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसका प्रभाव इस रूप में पड़ेगा कि अब तक के इस्लाम में जो पुरुष प्रधानता के कारण उसकी मैनेजमेंट में वुमेन को वंचित रखा गया था, अब वुमेन उस पर अधिकार मांगेगी, तो पार्टिसिपेटरी जहां पर भी होगा वहां वक्फ की प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ेगा। ये भी विरोध हुआ ना फिर पॉइंट, तो हो सकता है विरोध। एक दूसरा जो बात आपने 3 तलाक की बात कही, देखिए 14वीं शताब्दी में इब्न तैमिया नाम के एक स्कॉलर ने एक कहा था 3 बार जो तलाक दिया जाता है उसको एक ही बार मानना चाहिए। और 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट के मंसूर अहमद वर्सेस स्टेट में जो न्यायाधीश बदार दुरेज जी ने यही फैसला दिया था, लेकिन सभी फैसलों को पिछली रेजिम ने नकारा था। इसलिए मुझे लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध तो राष्ट्रद्रोह तो नहीं है, लेकिन पंथ निरपेक्षता द्रोह जरूर है। नहीं, यहाँ पर तभी तो इस रिफॉर्म्स की बात आती है। श्रीकांत जी, संक्षिप्त में 20 सेकंड। देखिए सचिन जी, एक तो ये हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, तो ये मौलाना साहब इसको मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम और हिंदू के साथ मत जोड़िए इसको। ये देश सबका है, संविधान में सब बराबर है, अगर कोई गलती करता है तो कानून सबके लिए एक जैसा होता है। नंबर 2, ये कोर्ट की टिप्पणी है कि जब देश का बंटवारा हुआ और सब लोग जानते थे, जो लोग रहे इस देश में, कि ये भारतीय समाज द्वैराष्ट्र और तीसरे राष्ट्र को यहाँ कोई स्पेस नहीं है, और ये गणतंत्र है भारत, ये राज्य है, यहाँ पर संविधान जो है उसी के अनुसार ये देश चलेगा। तो हमारी बात ये है कि एक बहन हमारी फाइटर जेट उड़ा रही है, वहीं दूसरी बहन का शारीरिक शोषण हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। डॉक्टर याग्निक, संक्षिप्त में कहीं अनजस्टिस हो रहा है, बिल्कुल समझ गए, यानी कि हम सब एक सबके लिए एक कानून होना चाहिए। डॉक्टर याग्निक, संक्षिप्त में 20 सेकंड। याग्निक जी 20 सेकंड संक्षिप्त में कंक्लूडिंग, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, नहीं, ये जो बात है वो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की बात है। आपने एक सवाल पूछा कि भाई पुरुष को ऐसे रिलीजन के नाम पे आप वो इश्यू ले रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली पैट्रियार्कल माइंडसेट थोड़ा है और पैट्रियार्कल सोसाइटी भी है।
पर ये जो संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि देयर शुड बी इक्वालिटी, ये उस तरफ जा रहे हैं। पर ये इसके लिए स्टेक होल्डर्स का जानना बहुत जरूरी है। जी जी जी, यानी कि रादर देन विरोध के लिए कम से कम एक कंसेंसस और एक बहस तो बिठाई जाती है। मोनिका जी, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन आपने जाहिर सी बात है बहुत ऐड ऑन किया, और ये जो इसके ऊपर कानूनी कहीं ऐसी चीजें थी जो हम नहीं समझ पा रहे थे, वो आपने हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में आने के लिए, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।